ज़रा हटके के आला सतही इजलास में खुशामदीद। आज हम यहाँ नेशनल एक्शन प्लान, जैसे ज़ाहिर मुल्क की क़यादत भी है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम गैर अस्करी और गैर सियासी हैं, तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन के वहाँ पर भी मसले हैं, कोऑर्डिनेशन के यहाँ पर भी मसले हैं। तो ज़रार अब आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रही। मैं बहुत आसान अल्फाज में किस चीज़ में नहीं हो पा रहा सर? ये नेक्टा की बात कर रहे हैं सर, नेक्टा की बात कर रहे हैं। जो नेक्टा की जरूरत क्या है? आज का जो इजलास हुआ है नवाज शरीफ की सदारत में, जिसमें टॉप ब्रास भी है, सिविलियन ब्रास और जितने भी ब्रास हैं, हाँ जो भी ब्रास है, उन्होंने जनाब कहा है कि टास्क फोर्स कायम की जाएगी जो तमाम मुतल्लिका एजेंसियों और शोबों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, नेशनल एक्शन प्लान की निगरानी करेगी और तमाम इदारों और एजेंसियों को मजीद वसाइल दिए जाएंगे। मुकदमा क्या है आप लोगों का? बुलेटिन हो गया, मुकदमा मेरा ये है। हाँ। मेरे में एक नहीं, मैं 2 मुकदमे हैं, ठीक है। और सिंपल बात है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि हम दोबारा ना, क्योंकि आज दोबारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बातें की हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हम दोबारा उसी डिबेट में आ जाएंगे। डिबेट के क्या होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। एक तो बार बार हमने ये सवाल किया है, पूछा है कि हम उस वक्त क्यों जागते हैं जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जब सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि अब उसको संभालना मुश्किल होती है, हम टाइमली एक्शन क्यों नहीं लेते? तो मेरा सबसे साहब आपसे एक सवाल है, आप कोई जो खांसी है कब से है? 1.5 माह तो हो गया है मेरे सामने, ठीक है। फिर आप छुट्टी पे गए, आपने कहा कि नहीं वहाँ पे मैं सेट हो जाऊंगा, वापस आए, आपकी खांसी मजीद बुरी थी। और अभी तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ट्रेनिंग है, लेकिन ब्रेक में जो होता है नाज़रीन आपको नहीं पता, मतलब लिटरली मुझे लगा होता है कि गिरने वाले हैं। हर दिन पूछते हैं कि सर आपने क्या किया, कहते हैं कुछ नहीं मैंने किया, मैंने चाय पी। अब कह रहे हैं, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि वुसत साहब, जब हमें बहैसियत एंकर 20-20 मिलियन महीने के मिलते हैं, तो उसमें कम से कम परफॉर्मेंस 20 मिलियन या तेरे को मैं बाद में बात करूँगा। माय पॉइंट इज सिंपल, ठीक है। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊँगा। आप डॉक्टर के पास उस वक्त जाएंगे जब आपको 103 का बुखार होगा और अल्लाह ना करे आपको खून की उल्टियाँ आ रही होंगी। आप तो हम कह चुके नहीं, आई एम नॉट डन येट। अभी तो मेरे एक और भी मुकदमा है अपने नहीं, पहले मुझसे आप बात। अच्छा, ये कंप्लीट करूं। हाँ। तो मैं पॉइंट है इसके, यार आपकी भी ये कैफियत है, मेरी भी ये कैफियत है, इनकी भी ये कैफियत है, वो देख रहे होते हैं उनकी भी ये कैफियत है। पाइप में से पानी निकल रहा था, उस वक्त हम नहीं कोई एक्शन लेंगे। जब पाइप फट गया और पूरे किचन फ्लोर में पानी आ गया, उस वक्त हम एक्शन लेंगे। तो आप हुकूमत से क्या उम्मीद? जहां तक मेरी, अच्छा ये जो आपने बनाया रटाया मुकदमा आपने सुबह से कहा कि आज मैं प्रोग्राम में जाके जो है ना, ये आधे घंटे पहले मैंने आपको भी बताया था कि मैं करने वाला हूं। अच्छा, तो यू हैड हाफ एन आवर। मैं अपनी खांसी तक महदूद रहूंगा। आपने खांसी तक महदूद है? मेरी खांसी ठीक है, 1 महीने से मुझे आ रही है। सही 1 महीना मुझे इस बात पे गौर करने में लग गया कि ये खांसी जो है ये सीजनल है। अच्छा, या किसी सिम्टम की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से नजर लगी है। तो जब मैं इस नतीजे पे ये पहुंच गया कि ये खांसी पे मेरे जो पहलू हैं जिन पे मैं जो गौर करना था कर लिया है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहे, तो अब मैंने फैसला किया है कि सुबह मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, ओके। बिल्कुल इसी तरह जब नेशनल एक्शन प्लान बना 2 साल पहले, तो हुकूमत ने जो है, फौज ने, एजेंसियों ने ट्राइड एंड टेस्टेड उसूलों के तहत कि यार इसको यूं करके देख लें, उसको यूं करके देख लें। अब उसके बावजूद भी जब कोयटा में धमाका हो गया, तो अब ये सुनहरा मौका है कि जो खामियां 2 साल के अंदर रह गई थी उनको दूर कर लिया जाए। जैसे सुबह मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, समझ में आ गई बात? आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हाँ, एक अलग बात है। कल टास्क फोर्स बना दी है, मुझे डॉक्टर से मेरे साथ अभी वो मेरे घर वालों और डॉक्टर के बीच में वो कोऑर्डिनेशन चल रही है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन की बात, ठीक है। अब देखिए, अब हम ना यार बहुत बड़े बोल रहे होते हैं और हमसे मैं भी बोलेंगे बड़ी ये, मैं तो बिल्कुल अभी भी देख लो यार, मेरी बोलती बंद नहीं होती कि यार ये होना चाहिए, ऐसे हुकूमत को करना चाहिए, जैसे कि अगर हम वहां बैठे होते हाँ तो हम सब कुछ सॉल्व कर लेते। फैक्ट ऑफ द मैटर है हमारे से कुछ नहीं सॉल्व होता और 3 और लोग बैठ के हमें गालियां दे रहे होते, क्योंकि हमने उसी निजाम को ही चलाना है ना, जो ये लोग निजाम चला रहे हैं या नहीं चला रहे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की बात की ना, सबको पता है हमें इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की बात हमें चाहिए, ज़रूरी है। आप डॉन मीडिया ग्रुप को ले लो सिर्फ, अच्छा, ठीक है, एक इदारा है, राइट, उसके अंदर 3 समझ लो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डॉन न्यूज़ भी है,
जिसमें डॉन पेपर है और जिसमें don.com है। अब आपको भी पता, आपने भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, मैंने भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की है, कभी हुई है? नहीं। और फिर ये भी बात हुई थी कि यार एक बॉडी बनाते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? आपको काम है, आपने फोन उठाया और दूसरे बंदे ने फोन सुना, अगर समझ में आ गई काम हो गया। जहां तक ये नेक्टा वाली बात है ना यार, तो 1989 में आप बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं, जो एयर चीफ मार्शल जुल्फिकार अली खान कमीशन बनी थी, बिल्कुल वो भी इसी मकसद से बनी थी कि जी हमें बहुत सख्त जरूरत है कि स्ट्रीमलाइन करें सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि इवॉल्व अ सिस्टम फॉर एजेंसीज ओवरसाइट, और वो भी कि ऑन द पैटर्न ऑफ जो यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और इजराइल में काम कर रही हैं, राइट? ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो दोबारा रिफर्बिश करके नेक्टा आ गया। नेक्टा ने कभी फंक्शनल होना नहीं है, क्योंकि हाँ जी, आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि नेक्टा का हुआ ये है कि एक ज़माना था जब बात होती 29 अरब का बजट है 5 साल का, वो सुकड़ते सुकड़ते आज जो समरी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए वो है 17 करोड़ की 5 साल के लिए। जब काम ही नहीं हो रहा तो नेक्टा के बारे में अच्छा, उस वक्त हर कोई 5 साल, मीडिया भी, हुकूमत भी नेक्टा हो जाए तो बस सब हो जाएगा। अब बात मैंने की है तो कह रहे मैजिक वॉन्ड क्या है? उन्होंने कहा नेक्टा तो एक पोस्ट ऑफिस है, जो जिसका दिल चाहे वहां खत दे दिया, यानी इंटेलिजेंस दे दी, अगर नहीं दिल चाहा तो नहीं दी। तो कल हमारे मेहर बुखारी के प्रोग्राम में नेक्टा के सरबराह भी आए थे, उन्होंने भी खासा रोना रोया। उन्होंने कहा यार मुझे तो बंदे नहीं मिल रहे, तो फंड्स तो बहुत दूर की बात है ना। तो क्या करेंगे इस सारी सूरत हाल का? तो अब उस सूरत हाल को निपटाने के लिए अब ये टास्क फोर्स बना रहे हैं। अब इसका बजट भी 29 अरब होगा, जो बाद में सुकड़ते सुकड़ते फिर 1-8 करोड़ पे। अगर बजट किसी चीज का कट नहीं होगा, वो है ऑरेंज लाइन का, वो एक अलग बात है। अब अगेन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, तो मैं आपको एक छोटी सी एक तकरीर का एक हिस्सा है, मैं आपको सुना के जाना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस कलेक्शन एंटी टेररिज्म का एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। लेकिन सिर्फ, जाहिर है हमें सबको पता है, स्टेटिंग द ऑब्वियस, लेकिन सिर्फ कलेक्ट करने पे तो कुछ नहीं होता। कलेक्शन को फिर आप कोऑर्डिनेट करते हो और फिर उस पर एक्शन लेते हो। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस, सिविलियन इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में एक इनविजिबल दीवार खड़ी हुई है, जिसकी वजह से दहशतगर्द कामयाब हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है यार? लग रहा है कि पाकिस्तान की बात हो रही है। ये लैरी टॉम्पसन साहब ने कहा था, लॉ प्रोफेसर, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम हुआ था, उस पर 8 दिसंबर 2003, 9/11 2 साल बाद उनका यही रोना था। 9/11 का क्या अभी तक ये लोग कहते हैं कि जी NSA के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, CIA के पास कुछ और थी, FBI के पास भी कुछ और थी, लेकिन वी कुड नॉट पुट द पीसेस टुगेदर। तो पॉइंट इज के इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, इवन एक मुल्क में जहां पे हम कहते हैं कि उनका सिस्टम होमलैंड सिक्योरिटी है, अब हो गया है सर। हम वहां पे भी मैं आ रहा हूं, वहां पे भी मैं आ रहा हूं ना सर। तो हम उनसे सबक ले ये हम सर देखें, दो चीजें, दो सबक हैं। एक के ये काम कहना बहुत आसान है कि कोऑर्डिनेशन नहीं, फिजिकली कोऑर्डिनेशन कराना बहुत मुश्किल है। दे मैनेज्ड इट। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, अभी आज की खबर है तुर्की की, ठीक है? तुर्की के कुर्दिश इंतहा पसंदों और अलैदगी पसंदों के साथ कब से चल रही है? 84 दिहाइयां गुजर, राइट? टेररिज्म पिछले 2-3 सालों में शाम की जंग की वजह से बढ़ी है मजीद। अब एर्दोआन ने फैसला किया है कि यार हमें एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चाहिए। क्यों? क्योंकि कू के बारे में उसको नहीं पता चला इन टाइम। कोई एक रिपोर्ट कहीं से आई, एक रिपोर्ट कहीं से आई, एक रिपोर्ट कहीं से आई। तो ये है यार रियलिटी। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन नेक्टा टाइप बॉडी चल नहीं सकती, क्योंकि हर एक बंदे ने अपनी टेरिटरी और अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट करना होता है। वो कहता है कि मैं इसको क्यों बताऊं यार, वो तो MI का बंदा है, वो तो IB का बंदा है। टेरिटरी और टर्फ पे तो अभी बात होगी जब प्रेसिडेंट साहब दस्तखत करेंगे साइबर लॉ के ऊपर। उस पर क्या, उस पर वो टेरिटरी और टर्फ नहीं, ट्विटर है सर, बता दूंगा इस बारे में भी। तेरी ट्रोलिंग खत्म हो जाएगी मतलब है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद और दोबारा वापस आएंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले ये गुफ्तगू हो रही थी और हम तीनों एक नाकाम कोशिश कर रहे थे किसी 1 पेज पे पहुंचने के लिए, जो कि ज़ाहिर है कि
मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में। उसमें आपने ये सुना होगा कि ये जो आज कल भी और आज भी आला सतह मीटिंग हुई, मजबूरी तौर पे 8-9 घंटे की डेलिब्रेशन, उसमें बिलाखिर नट शेल में ये फ़ैसला हुआ कि एक आला सतही टास्क फोर्स कायम की जाए जो तमाम मुताल्लिक़ा एजेंसियों और शोबों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो और नेशनल एक्शन प्लान की निगरानी के लिए। अब मसला ये है कि मैं अपने बचपन से और मेरे वालिद अपने बचपन से और उनके वालिद मेरे अपने बचपन से ये सुनते चले आ रहे हैं कि हुक्मरानों का बड़ा मुजर्रब नुस्खा होता है कि अगर कोई मसला समझ में ना आ रहा हो या काबू में ना आ रहा हो, कमेटी बना दो। 2 साल बाद फिर देखो यार ये कमेटी काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके ऊपर एक रिव्यू कमीशन बना दो। फिर 3 साल के लिए छुट्टी। 3 साल बाद देखो यार ये तो काम नहीं कर रहा, ना कमीशन काम कर रहा है ना कमेटी, तो उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बना दो। और फिर वो भी नहीं काम कर रही तो फिर उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दो। इस तरह जो है मसला हल हो ना हो वो बंदा हल हो जाता है जिसका वो मसला होता है बेसिकली। ठीक है, अब्रीविएशन में इसको कहते हैं LBDN। ठीक है, लुक बिजी डू नथिंग। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तो ये सूरत हाल होगी, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ जो ऐसे मौक़ों पे खामखा की जो एफिशिएंसियाँ हैं ना, फुर्तियाँ, वो हिज़्ब इख्तिलाफ की ख़त्म नहीं होती। मसलन खुर्शीद शाह और इत्तेज़ाज़ अहसन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पे पिछले 2 साल में अमल होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। यही इत्तेज़ाज़ अहसन, यही खुर्शीद शाह, इनकी पार्टी उसमें शरीक थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात वज़ा करने में, और उसमें ये भी था कि ये जो 20 नुकात हैं ब्ला 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 ब्ला, हर 3 महीने बाद सियासी रहनुमाओं का इजलास होगा जिसमें कि इसकी प्रोग्रेस का जायज़ा लिया जाएगा। 2 साल में शायद एक इजलास हुआ या नहीं, मुझे शक है। तो बड़ा शोर मचाया होगा, ठीक है। अच्छा, लोगों ने ना। अच्छा, अब मसला ये है कि जब इजलास नहीं हुआ तो हिज़्ब इख्तिलाफ ही डिमांड कर देती कि यार नेशनल एक्शन प्लान में एक वादा हुआ था कि 3 महीने बाद रिव्यू होगा, आप क्यों नहीं इजलास बुला रहे, है ना? फिर 6 महीने बाद कहते क्यों नहीं इजलास बुला रहे, 12 महीने बाद कोयटा के धमाके का इंतज़ार कर रहे थे कि ये हो, और अब वो कहें कि देखा हमने कहा था नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उस पर अमल, वो भाई कैसे अमल होता, कौन अमल करता? मतलब कि आप खुद उसमें शामिल थे। अगर ये उनकी सियासत है तो वो उसको क्या कहते हैं, चमका रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और यही कुछ साइबर लॉ के ऊपर भी हुआ है। आज वो पास हो गया है और अपोजिशन ने उठ के थोड़ा सा इनको कहा कि नहीं यार एक आध दिन ठहर जाओ। उन्होंने कहा यार बस आखिरी दिन बस कर दो, 2 साल से हम बहस कर रहे हैं और देयर इज अ लॉट ऑफ उस पे जो अपोजिशन ने कहा कि ये हमारी बात नहीं सुनी गई। हालांकि मुझे जहाँ तक याद है सेनेट में पीपल्स पार्टी की 50 से ज़ायद तरमीम को उसका हिस्सा बनाया गया, और अब नवीद कमर साहब उठ के कह रहे हैं कि नहीं हमें फर्दर डेलिब्रेशंस चाहिए। वो ज़ाहिर अपना जो है, हाँ हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की उस शाख और इस शाख के बीच में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन। हो सकता है कि उस शाख और इस शाख पे एक ही परिंदा बैठा हुआ, ये भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नटशेल ये है कि आज पाकिस्तान की तमाम पार्लिमानी पार्टियों ने जी जो सेनेट में है या नेशनल असेंबली में है मुत्तफिका तौर पे एक बिल हमें थमा दिया है। अब वो खराब है या अच्छा है ये आप जाने, उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया। अच्छा, पीटीआई ज़ाहिर तब्दीली का निशान है। उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें ये पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा नेशनल असेंबली इज द मोस्ट, और पीटीआई ऑफिशियल के ट्विटर अकाउंट से, नेशनल असेंबली इज द मोस्ट बोरिंग प्लेस बिकॉज पीपल डू इररेलेवेंट टॉक देयर। ये किसने कहा है? ये पीटीआई ऑफिशियल ने, इमरान खान साहब ने कहा है ऑन ARY को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट इसीलिए वो जाते ही नहीं। नहीं बिल्कुल, लेकिन तनख्वाह पूरी लेते हैं। जाहिर है हर महीने की तनख्वाह। इसके साथ एक और ट्वीट भी थी, इसके साथ एक और ट्वीट भी थी, वो शायद मिस हो गई कि वो शायद काशिफ अब्बासी के साथ में खाली इंटरव्यू था ना, तो काशिफ अब्बासी से मुखातिब होकर कहा था कि अगर आप कभी नेशनल असेंबली गए हो तो आपको पता है कि वहां पे कितनी टाइम वेस्ट होता है और कितनी इस तरह की बातें होती हैं। तो वो कौन से गए हैं कि उनको पता लगा है यार? 4 दफा गए हैं, तो आपने ख्याल है कि 4 दफा में उन्हें गेज कर लिया होगा कि इस जगह 3 साल में 4 दफा कोई फायदा नहीं। सही बात है, बात तो सही है, बात तो सही है। तनख्वाह लेकिन पूरी लेनी है ना, बिल्कुल तनख्वाह तो ऑब्वियसली पूरी। तो वो एप्लीकेशन क्या डालते होंगे? अब तो ये भी नहीं हो सकता मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं आउट ऑफ स्टेशन। चलो वो तो छोड़ दो। वो साहब कमिंग बैक टू योर पॉइंट
ऑपोजिशन का। हाँ जी, हाँ। तो एक वो बड़ी बोलो भी, क्योंकि जाहिर है उनकी बड़ी कैंपेनिंग रही है साइबर क्राइम बिल पर वगैरह, तो आज उनकी एक ईमेल आई है जिसमें उन्होंने सारी नोट की है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के किस रहनुमा ने क्या कहा था अबाउट द साइबर क्राइम बिल। तो इसमें मतलब शाही सैयद स्टैंडिंग कमेटी के जो सरबराह हैं कि भाई ऐसी कोई बिल की जरूरत ही नहीं थी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। शरीर रहमान साहिबा का भी है, सेनेटर चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का भी है, लेकिन मसला है कि ये जो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने सेनेट में 51 के करीब तरामीम पेश की, उससे पहले का रिएक्शन है। लेकिन अभी भी आप कर लिया ना आपने, अब वही एज इट इज वही बिल जो सेनेट ने मंजूर किया वो एनए में किया, वो एनए ने कर लिया। लेकिन तो अब एतराज की या रोने गाने की क्या गुंजाइश है? सर आज भी अगर आप देखें तो इन्हीं पार्टीज के रहनुमाओं की आप ट्वीट्स देखें कि ये पता नहीं क्या हो गया, ये पता नहीं कैसे हो गया। सर ये जो भी हुआ है आपकी पार्टी के वोट के साथ ही हुआ है, तो अब प्लीज खुश, अब बस इन्हें तो खामोश हो यार। लेकिन मुझे ये बताओ, ये सब ये कह रहे हैं कि इस लॉ के बाद सब सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या दो चार जो अच्छी चीजें, अगेन हेट स्पीच, सेक्टेरियन जो है चीज़ें, उनको तो ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक फ्रीडम की बात है तो मेरे भाई वैसे भी डेफेमेशन का लॉ है यहाँ पे, एंकर मीडिया क्या क्या नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि ये लॉ हो या ना हो, अगर मुझे गायब होना है, आपने गायब हो तो मैं बगैर साइबर लॉ के सिंपल यार 1000 तरीके हैं। अगर आपने किसी को, और गायब होना दूर की बात यार, अगर आपने जेल में भी किसी को डालना है, 1000 तरीके। मुझे याद है कि जब मैं ज़ाहिर कॉलेज में था, जब आतिश जवान था, तो एक फिल्म आई थी बड़ी मशहूर, अबव दी लॉ। उसको उर्दू में लिखते थे अब्बू दी ला, यानी कि ये अब्बू का लॉ है। तो भाईजान, अच्छा वैसे अब्बू की बात की तो लोग जो कह रहे हैं ना कि वैसे यहाँ पाकिस्तान में अब्बू का लॉ ही है, लेकिन अब्बू के लॉ में है ना कि लोग कहते हैं ना कि ये मतलब जो गवर्नमेंट है PMLN की, अब ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी। तो यार हमेशा ये गवर्नमेंट तो नहीं रहनी ना, तो कभी ये लॉ उनके खिलाफ डिक्टेटरशिप रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी। लेट्स सी। नहीं चले सर, ये न्यूज़ ऐसे आप सीरियस हो रहे हैं, फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं ताकि इन दोनों को मैं थोड़ा ठंडा कर सकूं। वेलकम बैक। अब जब से ही मकबूजा कश्मीर में हालात बिगड़ने शुरू हुए तो भारतीय मीडिया को एक बड़ा मसला, उनके सामने एक बड़ा मसला खड़ा हो गया कि कवर तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो रियासत का नैरेटिव है उसके खिलाफ भी नहीं जाना। तो इस सूरत हाल में आप क्या करें? इंडिया टुडे TV चैनल है, तो उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं गौरव सवान साहब, वो गए मकबूजा कश्मीर। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करूँगा और मैं आपको सच हकीकत बताऊँगा कि मकबूजा कश्मीर में हो क्या रहा है। तो एक पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम, इनफैक्ट एक सीरीज ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स की, और हर प्रोग्राम में वो कहते थे कि और अब अनकरीब हम आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की फुटेज दिखाने वाले हैं, एक पत्थरबाज की जिसने कन्फेशन की है कि मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं इन मुजाहिरों में शिरकत करता हूं और मैं पत्थर मारता हूं। आखिरकार उन्होंने वो वीडियो दिखा ही दी। तो पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। गोली मार दे, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो। गिलानी ने बोला, गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। कितना रुपए मिलता है? 500 देते हैं, 500 रुपए एक आदमी का? हाँ, एक आदमी को 500। कितने आदमी हो? बहुत है, बहुत है। कितना? 500, 1000? 500 2 चीज, हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों को पत्थर मार के क्या मिलता है? वो पैसे देता है, हम बेरोजगार है। ये थी इंडिया टुडे और गौरव सवान साहब की एक्सक्लूसिव कन्फेशनल वीडियो। अब जाहिर है कि जब हमने पाकिस्तान में बहुत दफ़ा देखा कि जब इस तरह की कोई भी वीडियो किसी भी चैनल पर चलती है तो बहुत जल्द वो हर चैनल पर चलने लग जाती है, और इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। देखिए, कश्मीर में हिंसा को लेकर कश्मीर घाटी के ही एक लड़के ने बड़ा खुलासा किया है। आज तक से बातचीत में उस लड़के ने कहा है कि उन्हें पुलिस पर पत्थरबाजी के लिए पैसे दिए जाते हैं।
पत्थर फेंकने के लिए उसे अलगाववादी नेता सैयद गिलानी पैसे देता है। गिलानी ने बोला, गिलानी ने। Confessions of a captured stone pelter who was paid ₹500 a day. India Today has an exclusive video of one of the stone pelters. Welcome. This is the India Today newsroom. I'm Rahul Kanwal. This young boy on your screen was caught hurling rocks at security forces in South Kashmir, and after being apprehended, he confessed that he was hired by separatist leader Sayyid Ali Shah Gilani to attack security personnel. जी, तो अब एक एंकर ने बुलेटिन में ये भी कहा कि देखिए हम खुद तस्दीक नहीं कर सके कि ये वीडियो आई कहां से है और इसकी सोर्स क्या है। किसी और ने कहा कि नहीं जी ये CPRF जो वहां पे जो पुलिस फोर्स स्टेशन है उनकी तरफ से आई है। तो अब और फिर एक और वीडियो में ये गुलाब सवान साहब ये भी कहते रहे कि जी हमारे पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर से भी है कि एक बहुत बड़ी नेटवर्क है इन पत्थरबाजों की और हम इन सब को एक्सपोज करेंगे। हालांकि वीडियो वो सिर्फ एक की चला रहे थे। तो जो टीवी और प्रिंट मीडिया ने काम नहीं किया वो एक वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री के नाम से उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यार ये सब एक भी कश्मीरी ही है, कश्मीर में ही होगा, चले जाके इसको ढूंढ लेते हैं। तो वो गए, उसका पता निकाला और पता लगा कि इनका नाम है बिलाल अहमद डार, जिन्हें गिलानी साहब पैसे देते हैं। ठीक है, बिलाल से पूछा कि यार ये आपकी वीडियो चल रही है, तो उसने कहा यार ये तो मैं इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था क्योंकि ये वीडियो 2008 में बनी थी। ठीक है, अच्छा 2008 में। और वो भी कैसे, उसने कहा कि जब से अभी वो 27 साल के, उस वक्त वो 19 साल के थे शायद। उन्होंने कहा कि लोग बड़े परेशान होकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार ये तुम्हारे साथ दोबारा ये हुआ है। तो ये क्या था जो उसके साथ हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू डार साहब के उसको एग्जैक्टली डेट नहीं याद, लेकिन 2008 में एक मुजाहरा हो रहा था। वो फार्मा कंपनी के सेल्स एजेंट थे, तो वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे डॉक्टर्स को विजिट करने। सामने मुजाहरा था, उन्होंने मोटरसाइकिल मोड़ी और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां पे फिर लाठीचार्ज शुरू हो गया। एक मतलब सादे कपड़ों में पुलिस एहलकार ने उसको लाठी मारी, फिर उसको ले गए। उसने कहा कि फिर वो मुझे 3-4 घंटे तक लाठियों के साथ CPRF की स्टेशन में मारते रहे। मेरा बाजू टूट गया। और फिर उसने कह रहे हैं कि अगर आप देख रहे हैं मैंने बुनियान पहनी हुई है इसलिए क्योंकि मेरी शर्ट लेके उन्होंने मेरे टूटे हुए बाजू को मेरे पीछे दोनों हाथों को बांध लिया था और फिर मार के ये कन्फेशनल वीडियो मेरे से निकाली। यही कन्फेशनल वीडियो अब एज फ्रेश एविडेंस निकाल के ये पेश कर रहे हैं। अच्छा, CPRF से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह की बड़ी वीडियोस हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन है जिसने ये वीडियो लीक की है। जाहिर अच्छा, ये हाँ ठीक है, ये तो हो गई कि बासी वीडियो को नया करके CRPF की वीडियो उन्होंने चला दिया। लेकिन एक वीडियो जो है हमें भी मिली है, ये एक फेसबुक पे पेज है BB इंडिया के नाम से, उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। एक ये भी है, फिर ये वो फेसबुक के पे वायरल भी हुई। ये कुछ कश्मीरी लड़के लड़कियां हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं। अभी जो बुरहान वानी का वाक़या हुआ है उसके बाद ये वीडियो है, उसमें उनके तासुरात हैं कि वो इंडिया का जो कब्ज़ा है उसको किस नज़र से देखते हैं। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है ये 2 नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल है। दिखाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो 5-6 दिन साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ पे मौज मस्ती, ड्रम्स वगैरह जो भी उनका था वो बजाते रहे, वो करते रहे। और इतने दिनों के बाद आके वो हमें ये बताते हैं कि यात्री सेफ है, मुझे खुशी है। लेकिन उसको इस बात का इतना सा भी दुख नहीं है कि कश्मीरी 40 से ज़्यादा लोग, जो 50 भी हो सकते हैं आज दिन में, मतलब इतने लोग मर गए, उसको उस बात का कोई दुख नहीं है। जो कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का, वो उनको पता नहीं है। और उसमें जो कि बड़ा रोल है उनकी मिस इन्फॉर्मेशन का, वो कि इंडियन मीडिया का है। हिंदुस्तान हमें जबरी तौर से हमें दबाने की कोशिश कर रहा है और ये जंग राइट फ्रॉम 1947 चल रही है। वी ट्राइड to answer the questions of New Delhi. We tried to answer the bullets of New Delhi by peaceful protests. उसके बाद हमने अपने हाथों में पत्थर उठाए। इस वक्त का यूथ यही कहता है कि भाई हम आज़ादी सिर्फ बंदूक की नोक पे ही ले सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें they have dragged us, the political system of India have dragged Kashmir from 1947 to the AK-47. आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट नौकरियां दे देता है तो आप इंटीग्रेट हो जाएंगे मेन स्ट्रीम से। ये एक बहुत बेतुका ही ख्याल है। हाँ, पहले आप पूछ रहे हैं कि आप नौकरी लेंगी। हाँ, मैं लूँगी, बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस मूवमेंट में हैं। उसका मतलब नहीं है कि हम इंसान नहीं रहते, हमारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए आपको एक जॉब करने की ज़रूरत है, और अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है आप वो ले लेते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट चेंज माई
stand for India because there is nothing that can change it. इंडिया का ऑक्यूपेशन कश्मीर पर अनजस्ट है और वो अनजस्ट ही रहेगा. पिछले 20 सालों में 70,000 लोग मरे हैं. हम उनको एक नौकरी के बदले खरीद नहीं सकते, उनको बेच नहीं सकते एक नौकरी के लिए. जो हम डिमांड कब से बोल रहे हैं आज़ादी का, और आपको तो अब क्लियर रेफरेंडम मिला होगा जितनों ने पार्टिसिपेशन किया उसके फ्यूनरल में, तो इंडिया के लिए एक क्लियर रेफरेंडम है कि हम चाहते क्या है, दैट कि हम आज़ादी चाहते हैं. तो जी ये वीडियो BBC इंडिया के फेसबुक पेज पे थी. अच्छा ये जो एक बच्ची अभी कह रही थी कि हमें मुलाजमत चाहिए, हमें सहूलतें चाहिए इसलिए कि हम इंसान हैं, हमें सर्वाइव करना है. बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या 2009 में श्रीनगर में इलेक्शन कवरेज के लिए मैं गया था, इंडियन इलेक्शन की कवरेज के लिए BBC की तरफ से. तो गुलमर्ग एक इलाका है श्रीनगर से बाहर, वहाँ एक वोटर्स की लाइन लगी हुई थी. तो एक बड़े मियाँ भी खड़े हुए थे वहाँ 80 साल के तकरीबन. तो मैं सीधा वहाँ गया, किसी नौजवान के पास नहीं गया. मैंने कहा सर आप कैसे, आपकी नस्ल तो जो है वो कहती है कि पाकिस्तानियाँ मौत, और आप वोटर की लाइन में खड़े हुए. कहने लगे मेरी जान बेटा, आज़ादी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, उससे पहले सड़क, बिजली, पानी और रोजगार और तालीम और सेहत भी तो चाहिए. सो क्वाइट लॉजिकल. नहीं, एब्सोल्युटली लॉजिकल. नाउ अब कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ठीक है, मसला ये नहीं है कि वो पुराना वीडियो है, ठीक है, वो जो मिलिटेंट वाला, जी मिलिटेंट, एलिजेड मिलिटेंट, ठीक है, मसला ये नहीं है कि वो पुराना वीडियो है. मसला ये है कि जब आप एक एजेंडे पर चल रहे हो, ठीक है, तो जो बेसिक जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं पूछते. ये वीडियो कहाँ से आई, ठीक है. अब अगेन यही न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पर कुछ इंडिया टुडे वालों से भी बात की, उन्होंने कहा कि यार आप इस वीडियो को देखें तो आप देखें जो यूनिफॉर्म्स हैं CRPF के वो ही पुराने, इससे ही आपको पता लग जाता है. लेकिन ये लोग इतने डिटरमिन्ड थे कि नहीं, हमने साबित करना है कि ये एक प्लांटेड इंसर्जेंसी है. तो वो फिर जो आपके जो चेक्स एंड बैलेंसेस और सवाल होते हैं ना, वो फिर आप नहीं पूछते. जो आपको फिर मिल गया ऊपर से, आप उसको वैसे ही एज इज करके चलाते हैं और कहते हैं कि ये है जर्नलिज्म. ये जर्नलिज्म नहीं है. परसों मुझसे भी गलती हो गई थी, CNN IBN. लेकिन सर एक चीज होती है गलती और एक चीज होती है मैलिफाइड इंटेंट. लेकिन फिर अगले दिन हमने हमसे गलती हुई कि ये पुरानी वीडियो. और इस जो सारी जो रिपोर्टिंग है इसके नीचे जो हेडलाइन चल रही थी ना, वो ये थी, मिशन पाकिस्तान, द 100 करोड़ प्लान टू डिस्टेबलाइज कश्मीर. तो ये ब्रेक भी आप ही, मैं भी ब्रेक ले लूं सर. ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ बादलों का रंग भी की तरफ भी हम नजर रखेंगे. क्यों मुबशर, ठीक है. वेलकम बैक. और ज़ाहिर है आज़ादी, हमारी यौम आज़ादी 70वां कुछ ही दिन दूर है. हमने झंडे भी लगाए हुए हैं. टेलीविज़न पे आप तरह तरह के पैकेजेस दे रहे हैं, देख भी रहे हैं. और एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है. हर चैनल कह रहा है कि अगर हम 1947 में होते तो क्या होता. बहुत का ख्याल है कि अगर जियो ने किया फिर समा ने फॉलो कर दिया और दूसरों ने भी फॉलो किया. बिल्कुल, तो ओरिजिनल उन्होंने रिक्रिएट किया है. बहरहाल ज़ाहिर चैनल होते ना तो सहूलतकार तलाश कर रहे हैं. वैसे हमें भी इस शो का एक वर्जन करना चाहिए अगर हम 14 अगस्त में होते. मैंने नहीं, वो हम कर लेंगे. लेकिन ज़ाहिर है नित नए तरीके, नित नए मौजज़े तलाश कर रही है सारी मीडिया और सारे चैनल्स इस वक्त. और ज़ाहिर है कौन पीछे रह सकता है. एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखानी है जहां बादलों में लोगों को जो है पाकिस्तान नज़र आता है. हालांकि यौम आज़ादी अभी 3-4 दिन जब दूर है. चांद में बुढ़िया नजर आ सकती है, चांद में महबूब नजर आ सकता है, तो बादलों में पाकिस्तान क्यों नहीं नजर? ये गद्दार बातें ना सुना करें. वो सब वीडियो देखें ना, वीडियो देखें, ईमान ताज़ा करें. हाँ. आजादी के महीने में कुदरत का इनाम है कि भारतीय फिजाओं में भी पाकिस्तान का नक्शा आसमान पर दिखाई देता है. आसमान पर भी आजादी का रंग छा गया है. वागा में बादलों पर पाकिस्तानी नक्शा भारत तिलमिला उठा है. ये तो कुदरत का तोहफा है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि देखा जा सकता है. बादल आए हैं और उन्होंने बनाया है पाकिस्तान का नक्शा, वो भी भारत की सरजमीन पर. ऐसे में हमारा दुश्मन, हमारा हरीफ यानी भारत तिलमिला उठा है. भारतीय फिजाओं में पाकिस्तान का नक्शा नजर आ रहा है. मनाजिर में साफ इस वक्त देखा जा सकता है. आसमान पर भी आजादी का रंग छा गया है. 14 अगस्त है, आजादी का महीना है. ऐसे में कुदरत की जानिब से हमें ये तोहफा दिया गया है. अच्छा,
इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो एक बादल है बिल्कुल पाकिस्तान वागा के ऊपर आया है, ये भी है। ये दूसरे के भारत तिलमिला उठा है। अब मसला ये है कि ऐसी ज़हन में आ रहा है, कभी तो गरज रहे हैं जब बच्चे की, तो फिर क्या होगा? ये जो बादल है, कल मुझे अगर उसमें नजर आया कि यार ये इंडिया मुझे नजर आ रहा है बादलों में, तो मैं तो मुल्क दुश्मन फौरन डिक्लेयर हो जाऊं कि पाकिस्तान में जो बादल हैं वो इंडिया कैसे बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल नहीं, लेकिन पता है स्टफ बहुत मजेदार है, स्टोरी बड़ी मजेदार है। और वाकई वो जो बादल है वो लग रहा है कि पाकिस्तान का नशा, लेकिन यार इतना सीरियस होने की इसमें जरूरत नहीं थी आपको कि यार ये देखें दुश्मन मुल्क के ऊपर पाकिस्तान का बादल, भारत तिलमिला उठा, इसे देख के वही आई मीन रिलैक्स करो यार, फनी स्टोरी, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा हंस के बोलो, हाँ जरा धीमे बोलो, जो भी डट के बोलो, धीमे ही बोल रहे हैं, ये डट के नहीं बोले तो बेहतर है, थोड़ा रिलैक्स। अच्छा रिलैक्स चल करें। बहरहाल आखिर में हम बात करेंगे लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद की, पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंड बैट्समैन, और पाकिस्तान की जो शुरू के कहा यह जाता है कि फजल महमूद सबसे बड़े बॉलर थे और हनीफ मोहम्मद जो हैं वो सबसे बड़े बैट्समैन थे। आज हनीफ मोहम्मद का इंतकाल हो गया। मीडिया ने शुरू में कुछ खबरें आई कि उनका इंतकाल हो गया, फिर ये कहा गया कि उनको रिवाइव कर लिया गया है, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा उनकी डेथ हो गई। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शायद पाकिस्तान को, आपको पता है, हमेशा से बैटिंग का प्रॉब्लम रहा है, और हमेशा ये कहा जाता है पाकिस्तान में बैट्समैन जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते। तो हनीफ मोहम्मद वाज वन रिलायबल बैट्समैन। 337 की इनिंग्स उन्होंने खेली, फर्स्ट क्लास का उनका रिकॉर्ड बहुत अरसे तक कायम रहा कि ब्रायन लारा ने जाकर के उसको तोड़ा। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों के दौरान जो है उन्होंने जितनी भी इनिंग्स खेली, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हो और या चाहे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स में उनकी इनिंग्स हो, आज भी याद रखी जाती है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम को हमेशा एक बंदा ही चाहिए होता है कि जो टिक जाए खुदा के लिए, वरना तो पूरी टीम लाइन लग जाती है। तो ये वो बैट्समैन थे जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को एक रिलायबिलिटी दी। अब इनके ज़ाहिर है बेटे शोएब मोहम्मद भी क्रिकेट में रहे, उन्होंने भी क्रिकेट खेली, और लिटिल मास्टर उनको कहा गया, और उनको ये जो लिटिल मास्टर का खिताब है ये भारत के 2 कमेंटेटर्स ने दिया था, जो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि सचिन तेंदुलकर जब यहाँ मिलने आए तो बाकायदा उनसे मिलने के लिए गए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। वो सब के सब सोशल मीडिया देख रहा था। तो नहीं सर, मतलब देखिए मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। उस्मान समीउद्दीन, हाँ बहुत फेमस ऑथर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, उनकी आज एक ट्वीट मैंने पढ़ी और बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि करदार के बाद कप्तान मिले, फजल के बाद बॉलर मिले, एक और हनीफ कभी नहीं मिला। रेस्ट इन पीस लिटिल मास्टर। सो दिस इज द एंड ऑफ इट। मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ रहने की और आखिरी दिनों में बहुत तकलीफ में थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल भी आसान की। इट वाज अ गुड लाइफ सर। बिल्कुल भरपूर। कल कॉल इन डे है, तो कल कॉल इन डे होगा, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।